नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में दो मुद्दे इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, परिवहन विभाग का अरबपति आरक्षक सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा के पास इतनी दौलत कहां से आई, ये कुबेर का खजाना कैसे आया। और दूसरा मुद्दा सागर को लेकर है। बुंदेलखंड की राजनीति किस करवट जा रही है। आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, इस समय जो विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, भूपेंद्र सिंह, वे लगातार अपनी बात संगठन में कह रहे हैं। और अब तो वे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी कहने लगे हैं कि जो लोग कांग्रेस से आए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दमन किए हैं, वे उन्हें दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। ये संयोग है कि आज हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी खुद हैं और आज हम उनसे तमाम सारे सवाल पूछेंगे। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आज का ये प्रोग्राम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। आप पूरा कार्यक्रम देखिए, क्योंकि आज जो भी कुछ उनके मन में है भूपेंद्र सिंह जी के, मैं अपने चैनल के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। भूपेंद्र भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में कुबेर का खजाना मिल रहा है। एक तरफ लोगों के थाली में रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, और दूसरी ओर जंगल में सोना मिल रहा है, और किलो में मिल रहा है, क्विंटल में मिल रहा है। और आप चूंकि परिवहन मंत्री रहे हैं, उस सौरभ शर्मा की नियुक्ति आपके कार्यकाल में हुई है। सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यह है क्या। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत हृदय से हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने देश में, और मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने प्रदेश में जो एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया है, और उसी अभियान के अंतर्गत ये जो एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, निश्चित रूप से ये हमारी सरकार की बहुत सराहनीय, और जो सुशासन की जब हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को ये अपेक्षा होती है और हम कर भी रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने हटाया इसलिए कि 50 वर्षों में देश में सिवा भ्रष्टाचार के कुछ नहीं था, और भ्रष्टाचार से परेशान होकर ही लोगों ने भाजपा को अवसर दिया, और भाजपा ने सुशासन की राजनीति की। परंतु इसके बीच में भी समाज है, समाज में कमियां होती हैं, सिस्टम में कमियां होती हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। पर सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है, और मैं आपको ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इसकी जो जांच रिपोर्ट आएगी उसमें सारी सत्यता आपके सामने आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं ईश्वरवादी हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने ये किया है, इसके पीछे जो सरगना है वो आप देखेंगे जेल के सीखचों के भीतर होंगे। कोई दुनिया में बचा नहीं पाएगा, क्योंकि पाप पाप होता है। दूसरा, जहाँ तक सौरभ शर्मा कोई आरक्षक है जिसके बारे में, नियुक्ति के बारे में विषय आया, मैं 7 साल पहले परिवहन मंत्री था, और शायद आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे 5 वर्ष के कार्यकाल में परिवहन को लेकर कभी आज तक कोई शिकायत नहीं आई। मैं पहला ऐसा परिवहन मंत्री था देश का, मध्य प्रदेश का, जिसने अपने कार्यकाल में चेक पोस्ट बंद कर दिए थे। लोग चालू करते हैं, हमने बंद कर दिए थे। जहाँ तक सौरभ शर्मा की नियुक्ति का सवाल है, ये 2016 अक्टूबर, मैं 18 तक मंत्री था, तो 2016 अक्टूबर में जो मुझे जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई। जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आरक्षक की नियुक्ति का मंत्री से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इसका नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है, मंत्री को नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। इसलिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति से दूर दूर तक भी मेरा कहीं कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता था, ना मुझे अधिकार था। कोई एक कागज़ ऐसा बता दे, कोई एक ऐसा पत्र बता दे, कोई मेरी नोट शीट बता दे
जिसमें मैंने ये लिखा हो कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति कर दी जाए, या मैंने सौरभ शर्मा की अनुशंसा की हो, या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो, कोई एक ऐसा कागज बता दे। तो ना तो मैंने कभी सौरभ शर्मा की अनुशंसा की, ना मैंने कभी सौरभ शर्मा के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा। परंतु आज जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, उससे मैं ये मानता हूं कि उस समय जो नियुक्ति हुई है, जो वो नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है, मतलब वो नहीं होना थी। भूपेन जी, एक बड़ी बात यह है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति आपके कार्यकाल में बेशक हुई है, आप कह रहे हैं कि आपने कहीं नहीं लिखा। कभी सौरभ शर्मा मिला आपसे? लगभग 1.25 साल वो आपके कार्यकाल के समय रहा है विभाग में। कभी आपने उसकी पोस्टिंग की हो, बेशक नियुक्ति नहीं की हो पर पोस्टिंग की हो, बहुत मलाईदार चेक पोस्टों पे पहुंचा हो? देखिए, मैंने कहा ना, पहली बात तो ये है कि मेरे कार्यकाल में वो कुल मैं 18 तक था, 18 अक्टूबर तक था, और उसकी जो नियुक्ति हुई वो 16 अक्टूबर में हुई। तो मेरे कार्यकाल में कुल 1 साल 2 महीने वो रहा। और मुझे जहाँ तक जानकारी मैंने पता किया तो वो 7 महीने तो मुरैना जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ अटैच था। तो मेरे समय तो मुझे तो ध्यान नहीं कि किसी चेक पोस्ट पे उसकी नियुक्ति हुई है, और हुई भी होगी तो महीने 2 महीने में हुई होगी। तो महीने 2 महीने में कोई 52 किलो सोना इकट्ठा तो नहीं कर सकता। आपने एक बड़ी बात कही है भूपेन जी कि जो सरगना है वो जेल जाएगा। ये सरगना कौन है और इशारा किस ओर है? सबको पता है, प्रदेश में, देश में जितनी एजेंसियां हैं, आम जनता है, आप सड़क में किसी चौराहे पे पूछ लो खड़े होके कि इसका सरगना कौन है, सबको मालूम है। और मैंने कहा कि आप देख लेना कि जो सरगना है वो जेल जाएगा, 100% जाएगा। ये भाजपा की सरकार है, इस सरकार में कोई भी आरोपी होगा वो बचेगा नहीं, और सत्यता आप देखेंगे सामने आएगी और सरगना जेल जाएगा। लेकिन देखिए, इस समय सरकार आपकी है। आपने प्रारंभ में, शुरुआत में इंटरव्यू के कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रही है। तो ये दोहरे चेहरे नहीं है। एक और आप सुशासन की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, दूसरी ओर सरगना को आप मंत्रिमंडल में रख रहे हैं। ये क्या है? क्या ये? देखिए, पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरगना कौन है और मंत्री है कि नहीं है, कि था कि नहीं था, मुझे नहीं पता। पर जो भी सरगना है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर आम सब लोग जानते, पूरी पार्टी भी जानती है, जांच एजेंसियां भी जानती है, सब जानती है। और इसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ध्यान में सारी चीज़ें हैं, चाहे राज्य का नेतृत्व हो, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, ध्यान में सारी चीज़ें हैं। और इसलिए कोई कितना भी बड़ा होगा वो नहीं बचेगा, आप विश्वास रखिए। अब भूपेन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आप चूंकि परिवहन मंत्री रहे हैं और लंबे समय तक विभाग को जानते हैं, आज भी आपके वहां तमाम संपर्क हैं। सौरभ शर्मा के पास जो 54 किलो सोना, 11 करोड़ कैश और इसके अलावा तमाम संपत्तियां मिल रही हैं, आपको लगता है कि ये जो मिला है यही इनफ है, या इसके पीछे कुछ और था, कुछ गाड़ियां और निकल गई, इस तरह की चर्चा है? आपके सोर्स आपको क्या बता रहे हैं, पहली बात? और दूसरा, क्या ये केवल सौरभ शर्मा का है या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? पैसा किसका है ये? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि गाड़ियाँ कितनी निकली, अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, अलग अलग विषय हैं, वो सब जांच में आएगा। पर मैं ये मानता हूँ कि एक सिपाही अकेले का इतना माल नहीं हो सकता है, इसमें और भी लोग हैं। क्योंकि कोई भी सिपाही होगा, कितना भी भ्रष्टाचार करेगा, पर इतना नहीं कर सकता। तो इसमें और भी लोग हैं, और जो लोग होंगे वो जांच एजेंसियां उसको देख रही है और वो सामने आएंगे। भूपेन जी, मैं तो परिवहन से थोड़ा आपको सागर की और बुंदेलखंड की ओर ले आना चाहता हूं। यहां भी बड़ा खुल के चल रहा है इस समय, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि वो करे क्या। एक और कांग्रेस से आए हुए लोगों को संगठन आदेश देता है कि इन्हें गले लगाना है, और दूसरी ओर एक आरोप ये लग रहा है कि इन्हीं लोगों ने इन कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है। आपके तमाम सारे जो बयान है वो वायरल हो रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि संगठन स्वीकार करे तो करे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस संबंध में थोड़ा सा मैं आपसे चाहता हूं कि इस पर प्रकाश डालें कि आम कार्यकर्ता क्या करे। देखिए, इसको लेकर कुछ गलतफहमियां हुई है,
मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं कांग्रेस के अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, मैं हमेशा उनका स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोगों को लाने में मेरा प्रयास रहा है, वो सबसे ज़्यादा मेरे प्रयास से ही अच्छे लोगों को मैंने जोड़ने की कोशिश की है। सागर में भी आप देखेंगे तो अनेक लोगों को हम पार्टी में लेकर आए। तो मैंने ये कहा था कि अच्छे लोग आए, उनका स्वागत है। पर सागर में मैंने ये कहा था कि दो लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने 30 साल संघर्ष किया, 40 साल संघर्ष किया। चूंकि दोनों जगह मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, तो जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ा तो वहाँ कार्यकर्ताओं पे कितने अत्याचार होते थे वो मैंने फेस किए। और मैं पार्टी के लिए लड़ रहा था, मैं अपने लिए तो नहीं लड़ रहा था। पार्टी ने मुझसे कहा कि आपको सुर्खी में कोई प्रत्याशी नहीं था, तो पार्टी ने मुझसे कहा, मैं तो सागर मेरा कार्य क्षेत्र था, पार्टी ने मुझसे कहा कि आपको सुर्खी से जाके चुनाव लड़ना है। मैं सुर्खी से जाके चुनाव लड़ा और वहाँ पर किस तरह के अत्याचार कार्यकर्ताओं पे हो रहे थे, अगर मैं पूरा आपको एक एक कार्यकर्ता का बता दूंगा, पूरे मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है, तो घंटों लगेंगे। तो जिस तरह के कार्यकर्ताओं पे, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि 75 साल के कार्यकर्ताओं पे 376 जैसे केस लगे। तो कितना अत्याचार उस समय कार्यकर्ताओं पे हुआ है। तो वही स्थिति सुर्खी में थी, बाद में वही स्थिति खुरई में थी। वहाँ पर भी इतना आतंक और अत्याचार था कि पार्टी ने कहा कि आप वहाँ जाके लड़ो। तो मैं तो ऐसा पहला विधायक हूँ सागर से जो 2 विधानसभा से लड़के जीत के आया। लोग तो एक जगह से मुश्किल से जीत पाते, तो मैं तो सुर्खी भी लड़ा, वहाँ भी जीत के आया। खुरई में फिर पार्टी ने कहा कि वहाँ अत्याचार अन्याय है, वहाँ जाके लड़ो, वहाँ आतंक था, तो मैं वहाँ जाके लड़ा और वहाँ से लगातार 3 बार चुनाव वहाँ से जीत के आया। तो वहाँ पर भी जो 3 बार जो जिस तरह से 3 चुनाव में जिसके खिलाफ लड़ा, और वहाँ पर हमारे भतीजे को घर के अंदर बंद करके तेल डाल के आग लगा रहे थे। तो वो अत्याचार तो मेरे और मेरे परिवार पे और पार्टी के लोगों पे हुआ है। 302 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, सब कुछ हुआ। तो मैंने ये कहा कि मैं इन 2 लोगों को कभी मन से स्वीकार, पार्टी स्वीकार कर ले, ये तो पार्टी को अधिकार है, मैं तो पार्टी से बड़ा हूँ नहीं, पार्टी नेतृत्व को ये अधिकार है। तो मैंने ये कहा था कि मैं मन से स्वीकार नहीं कर पाता, पार्टी स्वीकार करे वो पार्टी का निर्णय है, पर मैं मन से इन 2 लोगों को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आज भी इस बात को कह रहा हूं कि इन 2 लोगों को कभी मन से स्वीकार नहीं करूंगा, और जब तक मेरा जीवन है कभी मैं इनको स्वीकार कर ही नहीं सकता। आज मेरे चैनल के जरिए उन दोनों लोगों के नाम खोलेंगे, क्योंकि संकेत में सबको पता है, समझ सब रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज यदि आप उचित समझें, क्या उन दोनों लोगों के नाम बताएंगे जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए हैं, जिन्हें आप दिल से माफ नहीं कर पा रहे हैं? खोले हैं, ये तो रिकॉर्ड है। इलेक्शन में, नॉमिनेशन में सब फॉर्म भरते हैं। तो मैं 3 चुनाव खुरई में किसके खिलाफ लड़ा। सब कुछ होने के बाद आप मुख से क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जरूरत क्या, सबको पता है। अब इसमें नाम लेने की अपना काय को अपना मुख काय को खराब करें, नाम लेने की जरूरत क्या है, सबको पता है। मैं चुनाव किससे लड़ा सबको मालूम है। तो अब ये तो सार्वजनिक है, इसमें नाम लेने की मतलब अलग से कोई आवश्यकता है ऐसा मैं नहीं मानता, सबको पता है। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि वो उनको कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए आज 4 साल हो गए हैं, और विरोध अभी आप 4 महीने से कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले आप पार्टी फोरम पे कहते रहे, जब पार्टी फोरम पे आपकी बात नहीं सुनी गई तब आप सोशल मीडिया पे या मीडिया के बीच में आए हैं? देखिए, एक को 4 साल हुए हैं और एक तो अभी 3-4 महीने ही पहले आए हैं। एक को 4 साल हुए, एक 3-4 महीने पहले आए हैं। तो जो 4 साल हुए उनका पार्टी ने जब जो कहा, मैंने चुनाव में पूरा सहयोग किया, जो मदद चुनाव में हो सकती थी पूरी चुनाव में मदद की, सबको मालूम, आप सागर में किसी से पूछ लें। तो मैंने तो उसके बाद भी विरोध नहीं किया। परंतु मैं आज भी कह रहा हूं कि मन से मैं स्वीकार नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं वो चेहरे मुझे याद आते हैं, जब लोगों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ है वो याद मुझे आता है, तो मुझे पीड़ा होती है। और आज भी जो लोग हैं वो मदद जो कर रहे हैं, वो मदद कांग्रेस के ही लोगों की कर रहे हैं, कोई भाजपा के लोगों की मदद थोड़ी कर रहे हैं। तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का ही हो रहा। मुझे चिंता भारतीय जनता, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, और 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा।
अब मैं तो बरसों जेल भी गया, पार्टी के लिए संघर्ष किया, सब कुछ किया। तो हमारे तो खून में भारतीय जनता पार्टी है, पिताजी से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी है, और जब तक जीवन है मृत्यु भी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही लिपट के होगी। तो कभी कल्पना इस सबसे हटके, पर पार्टी का नुकसान जब होता है तो पीड़ा होती है। देखिए बुंदेलखंड ऐसा है कि बुंदेलखंड में 90 से हम लोग लगातार चुनाव जीत रहे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। मध्य प्रदेश में हम लोग सब जगह हारे, मालवा भी हारे बीच में, चंबल भी हम लोग बीच में हारे, बिंद भी बीच में हारे, महाकौशल भी बीच में हारे, बुंदेलखंड हम लोग कभी नहीं हारे। तो आज सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पर हो रहा है तो वो बुंदेलखंड में हो रहा है। और कुछ ऐसे अवसरवादी लोग हैं कि ये, इसमें से आप देख लेना कि बहुत से लोग चुनाव के समय कांग्रेस में चले जाएंगे और फिर लाठी खाने और जेल जाने के लिए हम ही लोग बचेंगे। जो कांग्रेस में चले जाएंगे, जिनकी ओर आपके संकेत है, उनमें वो 2 लोग भी शामिल हैं। देख लेना आप, तो देख लेना आप, तो समय दूर नहीं है, देख लेना आप। क्योंकि जिनने जीवन से सत्ता का सुख भोगने का ही जिनका हमेशा वो रहा है, और जब सत्ता जैसी होती है वैसा परिवर्तन करते रहते हैं। एक बात, बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है कि अपने मन की जो बात है संगठन के उस पर रखिए, फोरम पे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी इतनी बड़ी पीड़ा जिसको आप महसूस कर रहे हैं, दीवार पे लिखी इबारत की तरह है कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और आप दोनों नेताओं की बात अलग है। एक उस आम कार्यकर्ता को पूछिए जो कमल के फूल को प्यार करता है, जो अटल जी को प्यार करता है, जो आडवाणी को प्यार करता है, उस कार्यकर्ता के मन की बात आखिर संगठन क्यों नहीं समझ पा रहा? देखिए, सवाल संगठन भी इस बात को समझ रहा है। राजनीति में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि राजनीतिक समझौते होते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीज़ें बहुत दिन नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी समय पे निर्णय करती है, और आपको समय पे देखेंगे आपके इस बारे में भी आपको निर्णय देखने को मिलेगा। तो ये कब तक चलेगा? देखिए अभी धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं सागर में। हम भोपाल में बैठ के जब सागर को देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये जो खाई है वो निरंतर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और बड़ी बात यह है कि संगठन ने इस खाई को कभी बढ़ने से रोकने की कोशिश नहीं की अभी तक। क्योंकि इस तरह के जब मामले होते हैं, भूपेंद्र जी आप तो बड़े बड़े नेता हैं, हमेशा संगठन दोनों लोगों को बिठाता है, बात करता है, जो मतभेद होता है उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। आपके इस मामले में अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जब संगठन तो मैं नहीं कह सकता, पर संगठन का कोई व्यक्ति अगर स्वयं पार्टी बन जाए, और जब व्यक्ति स्वयं पार्टी बन जाएगा तो बिठा लेगा कौन, बातचीत कौन करेगा? और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में कुछ परिस्थितियां ऐसी बीच में हुई कि संगठन के ही 1-2 लोग जो एक ही है, मतलब मैं 2 क्यों कहूँगा, एक ही व्यक्ति जो है वो खुद ही पार्टी बन गए। तो जब खुद ही पार्टी बन गए तो बिठा लेगा कौन, बात कौन करेगा? और इसलिए सारी दूरियां बढ़ी, ये सारे मतभेद बढ़े, ये सारी परिस्थितियां निर्मित हुई। तो हमेशा संगठन होता इसीलिए है कि अगर परिवार है, हर परिवार में होता है, अगर परिवार में कोई बातचीत होती है तो पहले बुला के समझाया जाता है, पूछा जाता है कि क्या विषय है, समझाया जाता है, दोनों पक्षों को बिठाल के बातचीत होती है। परंतु इस समय तो हम लोगों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा है कि कुचल दो, मार दो। और सागर में तो ये स्थिति है कि अगर मेरा कोई पोस्टर छाप दे तो उसको जेल भेज देते हैं, अगर मेरे से मिलने कोई आ जाए तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो जाता है। तो मतलब इन परिस्थितियों में ये सब जो हो रहा है, पर उसके बाद भी हम लोग तो संघर्षों से निकले लोग हैं, और इसलिए इस संघर्ष को हम करेंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि मैं कोई इन सब चीज़ों से कोई झुक जाऊंगा या मैं कोई इन सब चीज़ों से पीछे हट जाऊंगा, तो चिंता उनको करना चाहिए कि जिनने कभी जेल नहीं देखा। हम तो सालों जेल में रहे, तो इसलिए हमें तो दोबारा जेल जाने में भी कोई कठिनाई नहीं है। पर जिनने कभी जेल नहीं देखी, सत्ता का सुख भोगा है, उनको बहुत कठिनाई होगी। मुझे तो कोई कठिनाई नहीं होगी।
जी पिछले दिनों मैंने आपके मन की एक पीड़ा और देखी थी और वो थी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि जब आपने कहा कि मैं दिल से स्वीकार नहीं कर पाऊंगा तो प्रदेश अध्यक्ष ने तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भोपाल में, उनने बाइट दी कि जिन लोगों को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो अब पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं और पार्टी के आदरणीय मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं। उसके बाद आपका एक बयान मैंने सुना जिसमें आपने कहा था कि अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी को बयान देने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। एक तरह का आपका वो दर्द था, क्या मामला है वो? देखिए, मामला ये था कि सागर में मैंने जो कहा था, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस के लोगों का विरोधी हूँ या कांग्रेस के जो लोग आए मैं उनको स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने ये कभी नहीं कहा। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोगों की सदस्यता तो सागर में मैंने ही कराई। पर मैंने ये कहा था कि दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया है, उनको पार्टी स्वीकार करे उसका स्वागत है, पर मैं मन से स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वो अत्याचार का सामना हमने किया है। तो उस विषय को लेकर ये सारा विषय आया और मुझे पीड़ा इस बात की थी कि अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विवाद है। मेरा काय का व्यक्तिगत विवाद है? मेरा कौन सा नुकसान कर दिया? मैं तो कोई व्यक्तिगत कहीं विवाद है नहीं। मैं पार्टी से मतलब मैं समझौता कर लूं कि भैया पार्टी को बर्बाद करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना करो मैं अपना करूं, तो झगड़ा किस बात का है? मेरा कोई व्यक्तिगत ना कोई मेरा झगड़ा है, ना किसी चीज़ से कोई विवाद है, ना कोई कारण है। तो मैं तो पार्टी के लिए लड़ रहा था, तो मेरा व्यक्तिगत विवाद क्या था? तो मुझे पीड़ा इस बात की थी कि मैं तो पार्टी की बात कर रहा था और उसको ये कहा गया कि उनका व्यक्तिगत विवाद है। तो मेरा क्या व्यक्तिगत विवाद है? मैं तो पार्टी के लिए लड़ रहा था और उसको इस तरह से, तो उससे मुझे मन में बहुत पीड़ा थी कि मेरा व्यक्तिगत तो कोई झगड़ा है ही नहीं है, किसी से नहीं है, मेरा कभी किसी से रहता ही नहीं है। तो उस बात को मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी कि ये मामला बहुत पुराना है। 40 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 93 में पहली बार सुर्खी से चुनाव लड़ा था। तो मैंने यही कहा था कि ये विषय कोई आज का विषय थोड़ी, ये 93 का विषय है। तो ये एक बड़ा सीधा सपाट प्रश्न पूछ रहा हूं कि बड़े बड़े मतभेद दूर हो जाते हैं, दो देशों को भी मैंने एक होते देखा है। क्या ये संभव है कि बुंदेलखंड की राजनीति में कभी भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत गले मिलते देखें और साथ काम करते देखें? क्या ये संभव है? बहुत सीधा प्रश्न है। देखिए, पार्टी की दृष्टि से देखें तो आज भी कहीं अलग नहीं है। पार्टी का काम सब करते हैं, वो भी करते, मैं भी करता हूँ। पर मतलब वो व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानकर चलता हूँ कि वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, पर मन नहीं मिल सकते, मन कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, या क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन को लेकर भी आपकी कोई शिकायत है कि गोविंद राजपूत का प्रभुत्व ज़्यादा है, प्रशासन उनकी ज़्यादा सुन रहा है? क्योंकि हमने देखा जब प्रभारी मंत्री की मीटिंग थी उस समय आपने आपत्ति की थी कि यहाँ सीढ़ियाँ निकाली जा रही है और तमाम सारे कार्यकर्ताओं के नंबरों को लेकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो पुलिस कर रही थी और आपने इशारा किया कि उन्हीं मतलब उसी तरह के उन लोगों के इशारे पर ये हो रहा था। देखिए, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन ना किसी के दबाव में काम कर रहा है। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और निष्पक्षता से काम कर रहा है। ये जब मैं जिला योजना समिति की बैठक में, वैसे तो मैं 1 साल से कभी गया ही नहीं, पर चूंकि राजेंद्र शुक्ला जी प्रभारी मंत्री थे तो उनका आग्रह था कि मैं रहूं और वो पहली बार आए थे, इसलिए मैं जिला योजना समिति की बैठक में गया था। बाकी तो मैं कभी किसी बैठक में गया ही नहीं। तो उस बैठक में मैं गया था। तो मैं बैठक में जब अंदर जा ही रहा था तो मुझे एक कार्यकर्ता रोते हुए मिला कि मुझे अभी धमकी आई है कि तुम्हारी CDR निकाली है और तुम आके मिलो, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और ऐसी शिकायतें मेरे पास कई दिनों से आ रही थी, कई लोग मुझे शिकायतें कर रहे थे। तो मैंने उस समय यही कहा था, SP भी थे, कि देखिए ये जो CDR निकाल के और लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। मेरे पास कई दिनों से शिकायतें आ रही हैं और ये बिना SP के और बिना IG के जानकारी के हो रहा है। जबकि नियम ये है कि किसी का भी CDR निकालना है अगर, तो उसमें SP और SP की परमिशन उसमें लगती है। परंतु नीचे के कुछ पुलिस के लोग जो थे वो किसी के इशारे पर लोगों की CDR निकाल रहे थे
और हो सकता उसमें मेरी भी CDR हो। तो इस सीमा तक इतने हल्के स्तर पर चीज़ें चल रही थी, तो मेरी निकालते मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लोगों को निकाल कर, और उस आड़ में क्या हो रहा था, कोई किसी बच्ची का CDR निकाल रहा था, कोई किसी का CDR निकाल रहा था, और उसके बाद फिर ब्लैकमेल हो रहा था। तो एक ये व्यापार चल रहा था, तो उसकी तरफ मैंने इंगित किया था। इसका मतलब मेरी किसी से शिकायत या कोई नहीं थी, और किसके इशारे पे हो रहा था ये सबको मालूम है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मैं पिछले दिनों से ये देख रहा हूँ कि आप संगठन की महत्वपूर्ण बैठकों से भी किनारा कर रहे हैं। जब तक बहुत ज़्यादा ना हो आप जान ही रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ जब रायशुमारी के लिए शिव प्रकाश जी आए थे तब भी आप बैठक में नहीं थे, जबकि आप उस समय सागर में ही थे। आप कारण क्या है कि आपने क्या वाकई संगठन की इन बैठकों से दूरी बना ली है, या कुछ ये जो मतभेद है क्या कारण है इस बात का? देखिए, मैं तो जीवन से संगठन का आदमी, मेरा पूरा जीवन तो संगठन के ही काम में निकला। मेरा सवाल भी गलत नहीं है। नहीं, आपका सवाल मैं बताता हूँ ना। मैं कभी भी संगठन से दूरी बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक दो बैठकों में ऐसा हुआ कि मैं बाहर था या बीमार था या तबीयत ठीक नहीं थी, और उस वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने उनसे फ़ोन पे आग्रह भी किया कि मैं इस कारण से नहीं आ पा रहा हूँ। वो पूछ के ही मैं बैठक में नहीं गया था, मुझे वायरल फीवर था। पर जो हमारे मित्र हैं उन्होंने खबर इस तरह से छपवाई कि वो बैठक में जानबूझ के नहीं आए या जानबूझ के उपस्थित नहीं थे। ऐसा एक दो बार मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रमों में हुआ। जैसे बीना में एक कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का, तब मैं लंदन गया हुआ था उस समय, तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ के लंदन गया था, बता के लंदन गया था, पर हमारे मित्रों ने खबर छपवा दी कि वो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं आए। तो ये जो एक षड्यंत्र करना और इस तरह से चीज़ें करना, ये संस्कृति कांग्रेस की हमेशा रही है। अब उस संस्कृति के जो मानने वाले कुछ लोग हैं वो ये सब करते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको इधर लेके आना चाहता हूँ राजकुमार धनोरा वाले मामले पे। क्या वाकई आपको लगता है कि धनोरा के साथ अन्याय हुआ है? क्योंकि वो तो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता था, मजबूरी में भी कांग्रेस में गए। वो जो माहौल रहा है आज, मैं चाहता हूँ कि तमाम लोगों को वो भी पता चले कि वाकई धनोरा के साथ जो हुआ, धनोरा प्रकरण क्या है संक्षेप में, और क्या वाकई उनके साथ अन्याय हुआ है? देखिए, शुरुआत में हम अगर देखें, ये जो घटनाक्रम शुरू हुआ, तो शुरुआत में ये मुख्य रूप से झगड़ा जो था ये व्यापारिक झगड़ा था। जो उनका परिवार है और राजकुमार धनोरा का जो परिवार है, ये एक रोड के ठेके में पार्टनर थे, और उसमें लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ। उस तरफ से दोनों तरफ से उसमें कहासुनी हुई और दोनों तरफ से अपशब्दों का प्रयोग हुआ, और उसके बाद फिर चीज़ें बढ़ी। ये बात सही है कि राजकुमार धनोरा या उनका पूरा परिवार पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का परिवार हमेशा रहा है, और पार्टी में थे ही। वो पार्टी से जिला पंचायत सदस्य, पार्टी के जिला के किसान मोर्चा के अध्यक्ष, जिले के मंत्री, तो पूरा वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में थे। फिर उसके बाद ये विवाद बढ़ा, तो मैंने कोशिश की, मध्यस्थता करने की कोशिश की कि ये मामला कैसे भी निपट जाए, हल हो जाए। तो कई बार कोशिश की, पर वो हो नहीं पाया, और इस तरह से मामला बढ़ता गया। और बढ़ के फिर जो बाद में हुआ, वो बाद में जिस तरह से मतभेद होते हैं, या मान लो वो कांग्रेस में चले गए तो चुनाव ना लड़ें, वो जेल चले जाएं, वो सब अलग चीज़ें हैं। पर उसके बाद जो हुआ वो निश्चित रूप से उनके साथ जाती हुई है और अन्याय हुआ है। और जिस तरह से जेल में जिस तरह से सारी चीज़ें हुई है, ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे कहने में भी तकलीफ है इस बात की कि उसकी जेल में भी 3 बार हत्या का प्रयास हुआ। तो हम तो आपातकाल का विरोध करते हैं, और अगर हमारे ही या जो लोग भी इस तरह की मानसिकता से काम करें, तो उसके साथ बाद में तो अन्याय हुआ है।
वो कांग्रेस में चले गए, वो सब, इसलिए मैं तो बीच में बोला नहीं तो ये अन्याय होता ही नहीं। अगर मैं वो कांग्रेस में नहीं गए होते तो मैं सामने खड़ा होता, और मैं बीच में होता तो ये अन्याय नहीं हो पाता। एक आखिरी सवाल है मेरा, और जो माहौल अभी है खासकर बुंदेलखंड और सागर में, भी मुझे बताया कि एक कोई चुटभैया नेता कह रहे थे कि जैसी राजकुमार धनोरा की हालत हुई है ऐसी भूपेंद्र सिंह की भी हालत कर देंगे। तो मैंने कहा कि जो चुटभैया नेता थे कि अपने जो भी है, जिनने भी कहा या उनके जो भी आका हों उनको बता देना कि मैं तो बहुत जेलों में रहा हूँ, तो मुझे तो कोई जेल जाने में तकलीफ है नहीं है। तो मेरी हालत, मतलब मुझे जेल भेज देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ करेंगे नहीं। तो मुझे तो जेल का अनुभव है, पर जिनको जेल का अनुभव नहीं है वो जाएंगे तो तकलीफ होगी। तो इस तरह से ये जो सब है ये दुखद भी है, दुर्भाग्यजनक भी है। और आपने संकेतों में तो बोल ही दिया है शुरुआत में ही कि जो लूट हुई है परिवहन की, सरगना जेल तो जाएगा ही एक दिन। जाएगा, आप नोट कर लो, मेरी बात अगर गलत निकल जाए तो आप जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। गलत टाइम कितना लगेगा भूपेंद्र भैया? मुझे लगता ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप देखेंगे कि 2-4 महीने में ही सब चीज़ें आपके सामने होंगी। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल मेरा है कि ये जो बुंदेलखंड में चल रहा है खासकर सागर में, ये कब तक चलेगा? अब संगठन के चुनाव तो आ रहे हैं, नए अध्यक्ष भी आने वाले हैं, आपको लगता है कि नया नेता आके इसको हल करेगा? होगा क्या आखिर? मतलब ये जो विवाद है जिससे पार्टी का आम कार्यकर्ता पिस रहा है, आप माने ना माने, लेकिन आपने ये बात कही भी है, ये वाली बात कई बार, कि पुराने और नई का जो हो रहा है ये सागर में कब तक चलेगा? और हम ये देख रहे हैं कि सागर 2 बार हो चुका है, कुछ विधायक इधर, कुछ विधायक इधर। गोपाल भार्गव कहते हैं मैं तो आलू की सब्जी की तरह इधर भी हूं और उधर भी हूं। ये जो हो रहा है ये कब तक चलेगा? और ये कितनी अप्रिय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के समर्पित हजारों कार्यकर्ताओं के सामने। देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल विवादों से अलग है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसा था, जैसा उसका काम करने की पद्धति है, वैसा आज भी है, और जो कार्यकर्ता मूल कार्यकर्ता था वो आज भी मूल कार्यकर्ता है। ये सारी जो गड़बड़ी है, ये जो कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन लोगों के कारण जो एकदम अभी साल 6 महीने में जुड़ गए या गलत लोग जुड़ गए, जिनको मैं कह सकता हूँ, वो सब ये सारी वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक विधायकों का सवाल है तो कांग्रेस की संस्कृति है कि आपस में लड़ाते रहो, राज करो। तो सागर में भी यही हो रहा है कि भाजपा के विधायकों को आपस में लड़ाते रहो, अपन राज करते रहो। तो भाजपा के जो विधायक है उनको भी समझ में आएगा। और दूसरा, सबके मन में मंत्री बनने की इच्छा होती है, तो जब सबके मन में मंत्री बनने की इच्छा होती है तो लगता है कि इसका विरोध करेंगे तो हम बन जाएंगे, उसको लगता है इसका विरोध करेंगे तो हम बन जाएंगे। तो ये जो है ये कार्यकर्ताओं का विरोध नहीं है, ये सब मंत्री बनने का मामला है। तो पर ऐसा पहले नहीं होता था, पहले जो बन गया सो बन गया, तो पहले ऐसा नहीं होता था। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है कि हम लोगों ने तो कभी जीवन में ना ये सोचा कि विधायक बनेंगे, कि सांसद बनेंगे, कि मंत्री बनेंगे। पहले तो संघर्ष ही करते थे, कभी सपने में नहीं सोचा था। तो इसलिए हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता मंत्री बने ना बने, विधायक बने ना बने। हम लोग तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आखिरी, वही जो मेरा पहला सवाल था जो जवाब नहीं आ पाया, ये कब तक चलेगा? और नए संगठन जो बदला होने वाला है, नए अध्यक्ष आने वाले हैं, आपको लगता है कि कुछ दिनों में ये हल हो जाएगी समस्या? 2 चीज़ें होंगी। एक तो पार्टी में जो सब चीज़ों पे विचार हो रहा है, जैसे पार्टी ने अभी कुछ चीज़ें संगठन चुनाव में तय की थी और उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। संगठन भी जो चुनाव हुए वो बड़े सबसे बातचीत करके, सारा समन्वय करके, सब चीज़ें करके, और बहुत अच्छे से इस बार संगठन के चुनाव नीचे तक, बूथ से लेकर और पूरा जिला अध्यक्ष तक का अभी तक का चुनाव
बहुत व्यवस्थित तरीके से, मैं मतलब 40 साल से पार्टी का काम कर रहा हूं, पर इतना अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से संगठन के चुनाव कभी नहीं हुए जैसे इस बार हुए। तो पार्टी ने कुछ गाइडलाइन भी उसमें तय की है कि जो एकदम अभी जिनको कम समय हुआ पार्टी में आए, नहीं उनको रिपीट नहीं, मतलब अच्छा, जो कांग्रेस से आए हैं उनको नहीं लगेंगे, उनको पद नहीं देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो कांग्रेस से आए जिनको 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, उनको पद पे रखेंगे। पर जो एकदम अभी नए नए आए हैं, जिनको साल भर हुआ, 6 महीने हुए, तो उनको एकदम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, पर एकदम जिलाध्यक्ष नहीं बना देंगे या एकदम मंडल अध्यक्ष नहीं बना देंगे। तो पार्टी ने एक गाइडलाइन बनाई और उस गाइडलाइन का फायदा ये हुआ कि जो पुराने लोग कांग्रेस से अब मान लो 6 साल पार्टी में आए हो गए, तो अब तो वो पार्टी के हैं, तो ऐसे लोग आए, तो एक जो गाइडलाइन बनी है इससे काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं और बाकी जो कचरा बचेगा वो विधानसभा चुनाव तक आते आते अपने आप साफ हो जाएगा, वो खुद ही चले जाएंगे छोड़ के। चलिए, आपने इशारों में और साहब बहुत सारी बातें आज भूपेंद्र भैया ने मेरे चैनल के जरिए आज बहुत सारी चीज़ें कही हैं। आप इस कार्यक्रम को एक एक शब्द देखेंगे, सुनेंगे क्या नहीं बोला उन्होंने। और ये अकेले भूपेंद्र सिंह जी की पीड़ा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने तमाम ऐसे लोगों की पीड़ा है जिन्होंने वाकई भुगता है सब चीज़ों को, जिसने संगठन को खड़ा किया है। मैं आपको बताऊं, भूपेंद्र सिंह जी को पार्टी ने जब भी जो भी टास्क दिया है, उन्होंने अपना सर्व कुछ न्यौछावर करके उस टास्क को पूरा किया है। आज उनका ये जो इंटरव्यू है, ये ऐतिहासिक इंटरव्यू है जो सबकी खबर पे आप देखेंगे। और आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप मुझे एक बार फ़ोन ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।